नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, मेरे साथ बिहार के जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं और आज विशेष प्रसंग है, दिन रविवार है फिर भी। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार में थे, मुजफ्फरपुर में थे और उन्होंने कई ऐसी बातें कही, जिसके कारण बिहार की सियासत गर्म हो गई है। उन्होंने अपने भाषण में कहा, संजय जी, मैं आपको स्मरण करना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार लालू यादव से अलग होने के लिए परेशान है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। और अमित शाह ने यह भी कहा कि हमने पहले ही कहा था कि तेल और पानी एक नहीं हो सकता है। तो अमित शाह का यह उद्बोधन संबोधन कि नीतीश कुमार अलग हटने के लिए छटपटा रहे हैं, परेशान हैं लालू यादव से, क्या यह एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन पैदा करने की, जैसा कि राजनीति में होता है, चाल है, या कुछ बातें ऐसी हैं, आप बिहार की राजनीति को समझते रहते हैं, उन्होंने और भी कई बातें कही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कहीं भी हकीकत के करीब यह बात दिखती है कि नीतीश कुमार लालू यादव से अलग हटने के लिए परेशान है? देखिए, इसको दो एंगल से समझने की जरूरत है। एक तो जो उन्होंने नीतीश कुमार जी की बार्गेनिंग को लेकर के या प्रेशर पॉलिटिक्स को लेकर के जो इशारा उन्होंने किया कि वो गठबंधन जी, में कहीं और होते हैं और रास्ता और संभावना कहीं और तलाशते रहते हैं, इसको लेकर के। लेकिन उन्होंने जो कहा कि इस बार हमने रास्ता बंद कर दिया, अगर वहां उनकी छटपटाहट भी है, अगर असहज जी, भी हैं, तो उनकी हुँ, असहजता को हम अभी दूर नहीं करने जा रहे हैं। पिछली बार जब हुँ, उन्होंने तेल और पानी की बात की थी, तो लग रहा था कि थोड़ी करीबी रिश्ता अब दिख रहा है। वो कह रहे थे कि अब तो पानी है ना, तेल के साथ आप गंदा हो जाइएगा। तो लगा कि भाजपा थोड़ा इनके लिए दरवाजे खोल रही है। लेकिन इस बार एक उन्होंने एक दबाव की बात उन्होंने की कि नहीं नहीं, अगर आप वहां जी, असहज भी हैं, कंफर्टेबल फील नहीं भी कर रहे हैं, तो मेरे यहां भी अब आने का दरवाजा आपके लिए बंद हो गया है। जो आपने सवाल किया, वर्चुअली वो अपने जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैसेज देना चाह रहे थे। उनको वो आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि आप आश्वस्त रहिए कि फिर हम लोग नीतीश कुमार जी को एंट्री नहीं देने जा रहे। मोतिहारी की सभा में जी, जिस तरह से नीतीश कुमार जी भाजपा को लेकर के जो इन्होंने कहा था कि हम तो पूरे जीवन तक, मरते दम तक आप लोगों के साथ रहेंगे, तरह तरह के कयास लगाए गए थे और सरफेस पर कई चीजें आई थी। अमित शाह जी पिछली बार जी, बोल गए थे कि भाई आप तेल के साथ गंदा हो रहे हैं, मतलब कि हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि वो इशारा कर रहे हैं कि अगर वहां आप असहज हैं तो यहाँ आ जाइए। तो अपने कार्यकर्ताओं को वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि आप अस्वस्थ रहिए, हम उनको अपने यहां शामिल नहीं करने जा रहे। और एक जो कटुता दिखी, जिसको लेकर जी, के अमित शाह जी ने कभी नीतीश कुमार जी को पलटू राम कह के अपनी सभाओं में संबोधित नहीं किया। इस बार हुँ, हुँ, पहली बार मैंने देखा, वो नीतीश बाबू कहते थे, मुख्यमंत्री जी कहते थे, नीतीश कुमार कहते थे, लेकिन कई बार उन्होंने इस बार पलटू राम कह करके संबोधित किया। और उन्होंने कहा कि हम छठी मैया से ये चाहेंगे कि बिहार को पलटू राम जी से मुक्ति मिले। इस तरह की बात बोलने का जी, मतलब था कि वो अपने लोगों को एक तो आश्वस्त कर रहे थे कि हम उनको एंट्री नहीं देने जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप हमारे साथ नहीं है तो जहां गए हैं क्या वहां कंफर्टेबल हैं। उन्होंने तो कहा, संयोजक के पद के तरफ इशारा उन्होंने किया, प्रधानमंत्री के जी, पद का कन्वीनर की इशारा बात किया। करें। हाँ कि भाई आप तो जी, गए थे उस गठबंधन में इस उम्मीद से कि वहां पर हमें कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, सम्मान मिलेगा, लेकिन आपको तो वह सम्मान मिला नहीं। लेकिन फिर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, राजनीति जी, में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मंच की तलखियां जो हो, अंदर की रणनीति अलग होती है। अगर सत्ता का समीकरण बिहार के रास्ते से होकर के गुजरेगा, तो कल कौन सी तस्वीर होगी। और यही मंच के नेता जो इस कटुता में बोल रहे हैं, कल उनकी भाषा बदल जाएगी, जी, उनके तर्क अलग हो जाएंगे, और फिर दोनों के जो बॉडी लैंग्वेज होगा वो भी एक तरह से हो जाएगा। इसलिए मंचों की तलखियां पर हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कर रहे हैं कि वो आश्वस्त कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को कि हम नीतीश कुमार जी को फिर अपने साथ लेने नहीं जा रहे हैं।
2024 ही नहीं 2025 की भी तैयारी आप रखिए कि भाजपा अपनी जमीन तैयार करे और अपनी ताकत पर बिहार में चुनाव लड़ सके। संजय जी, लेकिन हमने 2014 भी देखा है, 2015 भी देखा है, 2017 भी देखा है और 2022 भी देखा है, 2023 भी देख रहे हैं। आपने बिल्कुल कहा कि राजनीति में कब क्या बदल जाता है और उसके लिए क्या तर्क गढ़ दिए जाते हैं। तो आपको देखिए, और अमित शाह का वो बयान भी मुझे अक्सर याद आता है कि बिहार में जिधर नीतीश कुमार होते हैं उधर पलड़ा भारी हो जाता है। तो बिहार को लेकर बेचैनी तो अमित शाह में दिखती ही है, जितनी यात्राएं हो रही हैं, जितनी सभाएं हो रही हैं। तो और 5 राज्यों का चुनाव और जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत बीजेपी के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होंगे, नतीजे आएंगे 3 दिसंबर रविवार को, तो फिर स्थितियां परिस्थितियां, देश का समीकरण बदलेगा और नीतीश कुमार भी कांग्रेस पर फाइनल डिसीजन के लिए दबाव बनाएंगे? क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस को तो अभी फुर्सत ही नहीं है, जबकि हमने सुना कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। नहीं, कांग्रेस पर तो अब मोतिहारी में ये कहा गया कि ये बापू के विचारों का वाहक मैं कांग्रेस को मानता था, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए इन्होंने मजबूत पहल नहीं की। और पटना में तो ये यहां तक कहा गया ना सीपीआई के मंच से कि कांग्रेस दिलचस्पी ही नहीं ले रही है, गठबंधन में दिलचस्पी ही नहीं ले रही है। तो सीट शेयरिंग का मामला जैसे ही इंडिया गठबंधन में फंसेगा, नीतीश कुमार जी अगर कंफर्टेबल वहां नहीं होंगे और जिस तरह से कई पार्टियां अपने अपने तरीके से दबाव बनाएगी, तो आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी ये 5 राज्यों का परिणाम ही नहीं, जो देश की भी जो अंदर से जो हवा जो चल रही है उसमें एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का डर जैसे ही बीजेपी को होगा, नीतीश कुमार जी उनकी जरूरत होंगे और फिर ये सारी चीजें इसको किनारे कर दिया जाएगा कि नहीं 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 हमने तो कहा था, उसका संदर्भ ये था, उसका कयास ये लगाया गया। आखिर अमित शाह जी को ये बोलने की जरूरत क्या पड़ गई कि हमने दरवाजा बंद कर दिया, जब आपके वो गठबंधन में ही नहीं है, वो किसी और गठबंधन में है, तो फिर आप ये बोल करके किसको एहसास करा रहे हैं? इसका मतलब है कि जब समीकरण अनुकूल नहीं होगा, और 40 सीटें हैं बिहार की, और नीतीश कुमार जी, इस बात से तो इनकार नहीं न किया जा सकता है कि एक मजबूत समाजवादी चेहरा, इसकी चर्चा मैंने नहीं, आपने नहीं, नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं कि अगर देश में कुछ समाजवाद के अभी भी वैसा जो एक व्यक्तित्व बचा हुआ है उसमें नीतीश कुमार जी भी हैं। ईमानदारी और परिवारवाद पर कोई आरोप इनका नहीं है लगा हुआ है, एक ही आरोप से न लगा रहे हैं कि ये बदलते रहते हैं, इनकी निष्ठा, इनके दल का गठबंधन बदलते रहता है। तो अगर भाजपा को जरूरत होगी कि नीतीश कुमार जी प्रभावित करेंगे उत्तर प्रदेश को, नीतीश कुमार जी प्रभावित कर देंगे पश्चिम बंगाल को, नीतीश कुमार जी बिहार और झारखंड को प्रभावित कर देंगे, बिहार नीतीश कुमार उत्तर भारत की राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर देंगे, तो ये जो अमित शाह जी आज बोल रहे हैं, कल उनकी भाषा बदल जाएगी। और देखिए ना G20 में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का गेस्चर है, जिस तरह से वो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उससे तो नहीं लगता है कि वो कटुता की ये स्थिति है। फिर मैं कह रहा हूं कि अमित शाह जी अपने लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि आप आश्वस्त रहिए कि फिर हम नीतीश कुमार जी को अपने पास नहीं लाने जा रहे हैं, ताकि आप पूरी ऊर्जा के साथ बिहार की जमीन को उर्वर बनाइए कि अपने दम पर आप सरकार 2025 में बना पाइए। 25 में ये बनाएंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन हर पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं वो अपने लोगों को तो इस तरह से ऊर्जान्वित करते ही हैं, उनको कहते हैं, टास्क देते ही हैं कि आपको अब अपनी जमीन अपनी ताकत पर करनी होगी। लेकिन जो बिहार का समीकरण है, आप भी उस समीकरण को समझते हैं, मैं भी समझता हूं। समीकरण में कैटलिस्ट का काम तो नीतीश कुमार जी करते ही है ना। लंबे कालखंड से अगर देख लीजिए तो उस कालखंड में नीतीश कुमार जी आज भी महिलाओं के वोट को प्रभावित करते हैं, इससे कोई इनकार नहीं। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं निकल करके वोट नहीं करती थी, पार्टियां जो श्रेय ले ले, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अगर महिला सशक्तिकरण को ताकत दी, उसके लिए उन्होंने चाहे वो शराबबंदी लाई, चाहे वो दहेज प्रथा पर उन्होंने पाबंदी लगाई, तो महिलाएं तो निकली घर से,
और कहा जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट का जो वोट है वो नीतीश कुमार जी के पक्ष में जाता है। ईबीसी को लेकर के ही बात कर लें तो कहा जाता है कि ईबीसी पर आज भी नीतीश कुमार जी का एक मजबूत पकड़ है और प्रभाव है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति को नहीं समझती है? खूब समझती है, लेकिन जरा इंतजार कर रही है कि इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर के नीतीश कुमार जी और असहज हों। भारतीय जनता पार्टी ये एहसास दिलाना चाहती है कि हम आपके बिना भी बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। तो राजनीति में बार्गेनिंग तो होती ही है, लेकिन जब परिस्थितियां बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि बिना नीतीश कुमार के बिहार में हम बहुत कुछ परिणाम नहीं दे सकते हैं, और उनके लिए बिहार का नंबर तो महत्व रखेगा ना। केंद्र में अगर सरकार बनेगी तो अगर दक्षिण उत्तर पूरा पश्चिम का समीकरण अगर जोड़ेंगे तो बिहार की 40 सीटें ही नहीं, जो बिहार के इर्द गिर्द जो कई राज्य हैं वहां की सीटों को भी बिहार प्रभावित करता है। झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, इवन दिल्ली तक बिहार प्रभावित करता है चीजों को, क्योंकि जितनी संख्या में दिल्ली में बिहार के लोग रहते हैं। तो मंच का भाषण और अंदर की रणनीति में अभी नहीं कहा जा सकता है, बड़ा प्री मैच्योर्ड होगा कि आज के भाषण को मान लिया जाए कि अब इनके लिए दरवाजा वहां बंद हो गया है। ये राजनीतिक भाषा है जो मंच से बोलते रहते हैं लोग, लेकिन पार्टियां जीत और हार का देखती है कि कहां गणित बैठ रहा है, और जैसे ही उनको लगेगा कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में कोई गणित हमारा नहीं बैठेगा, फिर इनकी भाव, इनकी भाषा और इनके जो अंदाज हैं वो सब कुछ बदल जाएंगे। और फिर मैं कह रहा हूं कि उसके लॉजिक, उसके तर्क अलग तरीके से दिए जाने लगेंगे कि आखिर नीतीश कुमार जी को जब इंडिया गठबंधन ने सीटों में बहुत तरजीह नहीं दी तो हमने कहा कि आपके मेरे साथ तो आपका नेचुरल गठबंधन है, हमारे साथ तो आप कंफर्टेबल रहते हैं, आप मेरे साथ आ जाइए, और फिर हम चुनाव में चले गए। इसलिए राजनीति में संभावना से हम लोग इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, राजनीति में संभावना से इनकार नहीं कर सकते संजय जी। देखिए, अमित शाह ने पलटू राम तो कहा, लेकिन इधर के दिनों में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार अपने को एक नए अवतार के रूप में सामने ला रहे हैं। फैसला तो बिहार सरकार का है, तेजस्वी यादव साथ में है, और वह अवतार है नौकरी बाबू के रूप में, जो नीतीश कुमार का नया नाम प्रचलित हो रहा है, नौकरी बाबू। क्योंकि पूरे देश में जब नौकरी छीनी जा रही है, नौकरियों के अवसर कम हो रहे हैं, सरकारी नौकरियां घट रही हैं, तो नीतीश कुमार ने बिहार में नौकरियों का पिटारा खोल रखा है। 1,22,000 लोगों को अभी नौकरी दी, फिर से बहाली निकाली गई है। तो पलटू राम तो बोले, लेकिन नौकरियों के सवाल पर मुजफ्फरपुर में अमित शाह चुप रह गए। क्या यह रणनीतिक चुप्पी थी? यहां वह घिर जाते हैं, बीजेपी घिर जाती है। बिल्कुल घिर जाती है भाई जी। 2014 में अगर आप देखिए नरेंद्र मोदी जी के कई भाषणों को देखिए, उसके पहले नौजवानों को तो उन्होंने आश्वस्त किया ही था ना। और जो 20 का जो नैरेटिव बनाया गया था बिहार का, अगर तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो इन लोगों ने कहा था कि 19 लाख रोजगार देंगे। तो 2 करोड़ ने कहा था। जी बिल्कुल। तो अगर तो अगर नौकरी का जो सवाल है और युवाओं का सवाल है, तो उसमें तो नीतीश कुमार जी थोड़ा सा तो एज लेते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने बजाबते बीपीएससी से परीक्षा ली, परिणाम दिया, और कर्पूरी ठाकुर के बाद पहले ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में नौजवानों को दिया। वहां पर अगर कुछ भी अगर अमित शाह जी बोलते तो वो घिर जाते, इसलिए उसको स्केप कर गए, उससे बच गए। लगा कि नहीं, जो चीजें हैं, जो चीजें दिख रही हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और फिर एक और जो वैकेंसी जो अलग अलग डिपार्टमेंट का जिसको लेकर के ये आ रहे हैं, तो नौकरी के मामले में तो नीतीश कुमार जी अपर हैंड दिख रहे हैं, और वहां पर अमित शाह जी चुप्पी लगा गए, चूंकि फिर उनको अपना भी पक्ष साफ रखना पड़ता है कि जब एनडीए की सरकार थी, ठीक है, वो गठबंधन में थे आपके साथ, क्या नौकरियों के लिए आपने इस तरह से प्रेशराइज किया? अगर मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव ने ही मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी को कहा कि नहीं, हम लोग नौकरी के लिए जो वैकेंसी है उसको भरे, उनके कहने पर ही, या नीतीश कुमार जी का खुद का निर्णय था, तो लंबे काल खंड तक तो आप भी रहे उनके साथ सरकार में, आपने तो कभी नहीं ऐसा किया। तो नीतीश कुमार जी इस मामले में एज लेते हुए दिखते हैं,
और खास करके नौजवानों को तो ये बात सूट करता है ना। एक नौकरी नहीं होती है, जी। वो पूरा एक परिवार होता है हम्म, और पूरे परिवार जी। की दिशा और दशा बदल जाती है। एक नौकरी तो एक व्यक्ति को मिलती है, लेकिन उसके पीछे जी। जो 5 का 10 का जो परिवार होता है, उसका भविष्य और हम्म, उसका वर्तमान दोनों संवर जाता है। वहां पर तो नीतीश कुमार हम्म, जी एज लेते हुए दिखते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि बिहार में गरीबी है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम है, बिहार के रेवेन्यू को लेकर के आप सवाल उठाते हैं, तो ये हिम्मत तो इन्होंने किया, कहा कि ठीक है हम सैलरी देंगे, ठीक है 5,000 करोड़ का प्रोविजन की बात हुई, कैबिनेट से इन्होंने बजाते मंजूरी ली, फाइनेंस से इन्होंने मंजूरी ली, और ये अगर साहस दिखाया तो ये तो नजीर इन्होंने पेश कर दिया ना कि भारत का और राज्य भी हिम्मत करे और दिखाए कि हाँ, हम जो हमारे पास जो रिक्तियां हैं, हम उन रिक्तियों को भरेंगे और अपने नौजवानों को नौकरी देंगे। तो नौकरी वाले मामले में तो अमित शाह जी कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि ये व्यवहारिक तौर पर नीतीश कुमार का निर्णय अब नौजवानों को और उन परिवारों को दिख रहा है, इसलिए यहां पर तो बोलते तो वो खुद घिर जाते, इसलिए उसको स्केप कर गए, इस सवाल को स्केप कर गए। चलिए वहां चुप रह गए। लेकिन एक बात और आपने नोटिस की होगी संजय जी, आपने स्वयं स्वीकारा भी, आपने अमित शाह का भाषण भी सुना होगा, मैं भी लाइव सुन रहा था कि आपने कहा ओपनिंग रिमार्क्स में ही कि देखिए दिल्ली की सरकार के खिलाफ, केंद्र की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी दिखाई पड़ रही है। और आज जब अमित शाह बोल रहे थे तो बार बार उन्हें कहना पड़ रहा था, जोर से बोलिए, ताली बजाइए, जोर से बोलिए। और यह पहली बार नहीं हो रहा है, पहले की सभाओं में भी तो ऐसा दिखने लगा है कि जो जोश पहले बीजेपी की सभाओं में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बहुत संगठित तरीके से लोग लाए जाते हैं, बुलाए जाते हैं, कौन कहां बैठेगा, लेकिन इसके बाद भी आपको बार बार स्टेज से कहना पड़े, अमित शाह को कहना पड़े, जोर से बोलिए, इस पर चुप मत रहिए, तो क्या ये लगता है कि मन थोड़ा सा हल्का है, मन में थोड़ा सा हल्कापन है कि नहीं, जितनी बातें कही गई थी या जितना जोश पहले था वह जोश अब दिखता नहीं है? अरे बिल्कुल, अगर आपने सपना दिखाया, कांग्रेस को इन्होंने किस आधार पर घेरा था और आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो एक हम्म, आश्वासन तो इन्होंने दिया था। और आज जो जी, रोजगार का सवाल है, जो महंगाई का सवाल है, दो ही इशू पर अगर हम लोग बात करें तो महंगाई की मार जी, तो जनता झेल रही, और हम्म, कई सरकारें, आपको याद होगा कि दाम बांधो काम दो ये नारा चलता था, ये लेफ्ट का बड़ा बड़ा ही मजबूत नारा हुआ बिल्कुल, करता था कि दाम हम्म, बांधो काम दो। ये न दाम बांध पा रहे हैं, न काम दे पा रहे हैं। तो ये दो सवालों को लेकर के जो उत्साह था, लगा था कि ये आएंगे तो निश्चित रूप से एक कहीं ना कहीं से महंगाई पर भी नियंत्रण होगा और कहीं ना कहीं से रोजगार के भी पिटारे खुलेंगे। अगर ये दो चीज करने में आप सफल नहीं रहे तो वो उत्साह तो नहीं रहेगा। ठीक है, वो आएगी सुनने के लिए भीड़, भीड़ क्या सुनना चाहती है? भीड़ में वैसे नौजवान भी तो होते हैं जिनके अपने सपने होते हैं, भीड़ में गांव गरीब किसान भी तो होता है जो इस उम्मीद से आता है कि केवल राजनीतिक भाषण नहीं होगा बल्कि हमारे हित की भी कुछ बात होगी। भीड़ में वैसे लोग भी तो होते हैं जिनको लगता है कि कल जो आपने हमें कहा था कि हम इसको पूरा करेंगे, आज उसको दोहराएंगे कि मैंने वादा किया था, आज मैं आपको वादा पूरा किया हूं, ये मैं बतलाने आया हूं। तो तालियों का समर्थन तो उन चीजों से मिलता है। जी, राजनीतिक भाषण सुनते सुनते जनता उब चुकी है और तब तो हम्म, आपको कहना पड़ेगा ना कि भाई जोर से जी, ताली बजाइए। जोर से हम्म, ताली, अंदर से आवाज जब आती है तब तालियां बजती हैं। लेकिन अगर हम्म, मुद्दे वही हैं, मुद्दे अनुत्तरित हैं, आपके वादे जी, अनुत्तरित हैं और हम्म, महंगाई को आप बांध नहीं पाए, दाम को बांध नहीं पाए और रोजगार दे नहीं पाए, काम दे नहीं पाए, तो इन सवालों को लेकर के तो जनता उदासीन हो रही है और ये उदासीनता इनकी सभाओं में आज दिखी। इस सच्चाई को स्वीकार करने में या इस सच्चाई को मानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि मंच पर नेता को ये बजाने की, ताली बजवाने की जरूरत जोर से क्यों कहना पड़ रहा है भाई? इसलिए कहना पड़ जी, रहा है कि आपने जो वादा किया और जो वर्तमान परिस्थितियां जिसको सामना कर रही है यहाँ की जनता, बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, और उस पर कोई आप कंक्रीट बात नहीं कर रहे हैं, केवल आप राजनीतिक, ठीक है दूसरे को आरोपित कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में
दूसरी पार्टियों को आप घेरे में नहीं रखिए। आप तेजस्वी जी को घेरिए, लालू जी को घेरिए, नीतीश कुमार जी को घेरिए, लेकिन आप अपनी उपलब्धियां भी तो गिनाइए। केवल 370 बता करके अगर आप निकल जाएंगे तो इससे तो नौजवानों को रोजगार नहीं मिल जाएगा, इससे महंगाई पर नियंत्रण नहीं हो जाएगी, और तब तो उनकी तालियां उदासीन रहेंगी ना, इस उम्मीद में कि शायद अब मेरी बारी आएगी। उन खेत खलिहान मजदूरों की बात अब करेंगे, ये इन नौजवानों की बात करेंगे, महंगाई पर कोई बात करेंगे, क्योंकि केंद्र में तो सरकार आपकी है। बिहार की सरकार को अगर आप घेर रहे हैं तो केंद्र की सरकार तो आपकी है। आप अपनी उपलब्धियों को तो बिल्कुल। बताइए कि नौजवानों के लिए और महंगाई के लिए कौन सा काम किया, किसानों के लिए और मजदूरों के लिए कौन सा काम किया। तो उस निर्णय पर जब आप नहीं पहुंच पाते हैं और राजनीतिक भाषण में ही अपने को समेटने लगते हैं, तो तालियां स्वाभाविक है कि कम पड़ेंगी, या जो तालियां बजेंगी भी उसकी ताकत इतनी नहीं होगी जो आपके कानों तक पहुंच सके। तब तो आपको बोलना पड़ेगा कि तालियों की आवाज में गर्माहट नहीं दिख रही है, जोश नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो जोश तो बिल्कुल। काम से दिखता है। अगर आपका काम दिखेगा तो तालियों की गर्माहट और तालियों का जोश भी आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है संजय, तालियों की ताकत जो है वो फीकी पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है, उदासीन दिख रही है। और आपने ठीक कहा कि देखिए आज उन्होंने धारा 370 की बात की, उन्होंने राम मंदिर की बात की, लेकिन मुजफ्फरपुर के लोगों को एक उम्मीद थी कि मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा कब शुरू होगा। दरभंगा एयरपोर्ट की बात कर दी, वहां से कितने विमान उड़े, कितने यात्री उड़े, और मुजफ्फरपुर को लेकर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प सुनाया था। लेकिन आज तो बात ही नहीं हुई, और बीजेपी वाले आपस उसी ग्राउंड पर सभा हो रही थी। तो मुजफ्फरपुर के लोग जो हवाई सपना देख रहे हैं कि हम भी दरभंगा की तरह, मधुबनी माफ कीजिएगा, दरभंगा की तरह, पटना की तरह, गया की तरह, तो यह सपना तो आज फिर से अधूरा रह गया। अब बिल्कुल कहे ना कि उम्मीद तो जनता को रहती ही है ना, और उम्मीद कोई दूसरा कोई नहीं, आपने बंधाया था। अगर प्रधानमंत्री जी आकर के बोल गए कि मुजफ्फरपुर के लोगों को हवाई यात्रा का सुख भी मिलेगा, यहाँ के लोगों को भी, एक तरह से मुजफ्फरपुर को तो उत्तर बिहार की राजधानी कही जाती है, एक बड़ा शहर है मुजफ्फरपुर, और वो मुजफ्फरपुर में जब आश्वस्त किया, और उसी मैदान में आपकी सभा थी, अगर आप उसको दोहरा भी देते कि विलंब हो रहा है लेकिन आप आश्वस्त रहिए कि मैं आपको हवाई अड्डा दूंगा, इतना पर भी तालियों की गड़गड़ाहट हो जाती, लेकिन वहां पर तो आपने चुप्पी लगा दी। तो जब तक चीजों को आप एग्जीक्यूट नहीं कीजिएगा, अब क्या इनकी कठिनाइयां हैं, कितने का बजट है, और वहां पर चीजों को एग्जीक्यूट करने में व्यवहारिक दिक्कतें क्या आ रही है, वो तो केंद्र सरकार बेहतर बता सकती है, क्योंकि उन्हीं के पास वो उड्डयन विभाग है। लेकिन मुजफ्फरपुर के लोगों को भरोसा भी तो आप ही ने दिलाया था, उम्मीद भी तो आप ही ने दिलाई थी। उस उम्मीद का क्या हुआ? उस सभा में बहुत बातें कर गए, लेकिन जो मुजफ्फरपुर के सवाल थे, आज एक हवाई अड्डा की बात कर जाते कि वक्त जो लगेगा, लेकिन हम हवाई अड्डा का सपना को भी आकार देंगे, उसको भी साकार करेंगे। स्वाभाविक रूप से तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत होता, लेकिन वहां पर तो आपने कोई बात वैसी बोली नहीं। कई ये उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां से हवाई सेवा सीधे दिल्ली के लिए है। बिहार में अगर मान लिया जाए, गया और पटना, गया अंतरराष्ट्रीय है, एक दरभंगा से शुरू हुई है और एक पटना, तो मुजफ्फरपुर के लोग तो ये उम्मीद में बैठे ही हुए थे इस बार अमित शाह जी आएंगे तो बतौर गृहमंत्री। पूर्णिया वाले भी बैठे हुए हैं संजय जी, जहां के बारे में कह दिया गया था कि यहाँ से तो लोग उड़ते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपने कहा तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा है, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं, तो अगर आप बोलिए तो उस पर अमल कीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए। बोलना तो वो तो हो सकता है कि राजनीतिक मंच है, राजनीतिक बात कर गए, लेकिन जनता अगर आप पर भरोसा करती है, और आप भी बार बार कहते हैं कि जो कुछ दिया हमने ही दिया, जनता को हम पर भरोसा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप भरोसा दिला करके और चीजों को वहीं छोड़ देते हैं, आधा अधूरा भी नहीं, उसकी शुरुआत भी नहीं हो पाती है, तो सवाल तो आपसे होंगे। और मुजफ्फरपुर में तो अब जमीन वाला भी मामला नहीं है, तो वहां पर अगर अमित शाह जी अगर हवाई अड्डे की कोई बात करते तो शायद हम लोगों को लगता कि अमित शाह जी का जो मुजफ्फरपुर दौरा था, मुजफ्फरपुर वासियों के लिए
एक सौगात के रूप में आया कि उन्होंने फिर अपनी उस कही हुई बात को दोहराई और उन्होंने कहा कि वक्त लगेगा लेकिन हवाई अड्डा का सपना को हम आकार दें। चलिए, सपना तो पूरा नहीं हुआ और लोग जो उम्मीदें लगाए बैठे थे उस पर कोई घोषणा भी नहीं हुई। तो आगे क्या? हमने जो सवाल शुरुआत में की थी कि नीतीश कुमार क्या छटपटा रहे हैं? ऐसी छटपटाहट दिखती नहीं है कि वो अभी कहीं भागना चाहते हैं। हाँ, क्या होते हैं 5 राज्यों के चुनाव, उसके बाद कांग्रेस का तेवर क्या होता है, सीटों के बंटवारे को लेकर संजय कुमार जी ने जो इशारा किया, उस पर क्या सहमति बनती है और कितनी लड़ाइयाँ होती है, देखने की बात होगी। और इन तमाम विषयों पर हम बने रहेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।